तो आज जापान के दौरे के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज जापान दौरे पर रवाना होंगे। रात 8 बजे 4 दिन के लिए दौरे पर पीएम मोदी जाने वाले हैं। 7 साल बाद जापान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जापान के बाद चीन भी जाएंगे। शंघाई सहयोग परिषद की बैठक में हिस्सा लेने वाले पीएम मोदी आज जापान के दौरे पर रवाना होंगे। 4 दिन का ये दौरा रहने वाला है। 8 बजे आज उनकी रवानगी। 7 साल बाद जापान जाने वाले हैं पीएम मोदी। और आपको बताएं कि इसके बाद चाइना भी जाएंगे। चीन में एससीओ की बैठक होने वाली है। चाइना में जिनपिंग से मुलाकात, जिसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये बेहद खास जापान का दौरा रहने वाला है और इसके बाद वो चाइना भी जाएंगे। 4 दिन का ये दौरा। आज रात को 8 बजे उनकी रवानगी। क्या कुछ डील्स होंगी, सभी की निगाहें इस पर टिकी। ये दोनों ही दौरे अपने आप में बेहद खास। वहीं पीएम मोदी का ये जापान का दौरा आपको बताएं, जापानी प्रधानमंत्री के साथ पहली शिखर बैठक होगी। भारत जापान फोरम में हिस्सा लेंगे। जापान के पीएम के साथ बुलेट ट्रेन की सवारी भी करेंगे। वहीं पीएम सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा भी करने वाले हैं। तो ये दौरा अपने आप में बेहद खास रहने वाला है और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर वार्ता होगी, चर्चा की जाएगी। इसी बीच बुलेट ट्रेन का भी दौरा करने वाले हैं। बुलेट ट्रेन की सवारी करेंगे। पीएम सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे। ये दौरा अपने आप में बेहद खास। इसके बाद वो चाइना के लिए रवाना होंगे। आज उनकी रवानगी है रात को 8 बजे और उसके बाद वो जापान पहुंचकर जापान में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और ऐसा कई सालों बाद जब कोई प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर जा रहा है और इससे इंडिया और जापान के रिलेशंस काफी स्ट्रांग होंगी और ऐसे में तमाम मुद्दे जिसको लेकर द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी। वहीं सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे पीएम। इसके अलावा तमाम ऐसी वार्ताएं हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन की सवारी उसी को लेकर हो, उसी को लेकर जानकारी क्यों ना हो, उनको लेकर ये तमाम चीजें इस पूरे दौरे में देखने को मिलेंगी। ये दौरा अपने आप में बेहद खास। आइए इसी को लेकर और बातचीत करते हैं। निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण जी, इस दौरे को किस तरीके से देखा जाए, कैसे इससे भारत और जापान के रिलेशन स्ट्रांग होंगे? देखिए, हम एक बात कहें आशा जी कि अगर हम इन संबंधों को देखते हैं और इस दौरे की बात करते हैं तो जापान एक ऐसा देश है जो स्टार्टिंग से लेके यानी कि आज़ादी के बाद से लेके आज तक आपके साथ हर मोर्चे पर हर मुद्दे पर खड़ा रहा है। और हम देखें कि हम दोनों देशों के बीच में जो हमारा ट्रेड है, जो व्यापार है, वो लगातार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जिसको देखकर जापान और भारत दोनों ही इसको आगे और बढ़ाने की बात करें कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। इवन हम देखें 2026 तक ये लक्ष्य रखा गया था कि 5 ट्रिलियन येन जो है वो भारत में क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। होता यह है कि 2025 में यानी कि इसी साल ये पूरा कर लिया गया है। अब इसको बढ़ाकर लक्ष्य रखा गया है कि हम इसको 7 से 10 ट्रिलियन येन पहुंचाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यानी कि जापान एक ऐसा देश है जो भारत के विकास में बहुत बड़ी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस दौरे में इसी 7 से जो 10 ट्रिलियन येन करने की जो बात है, इसी को और आगे बढ़ाने का प्रयास होगा। एक तो ये, और देखिए रक्षा जी क्या है, अगर आप देखते हैं हमारे यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात यह है कि हम लोग सेमी कंडक्टर को लेकर बड़े उत्साहित हैं। हम चाहते हैं कि भारत के अंदर क्या होना चाहिए, सेमी कंडक्टर का जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होना चाहिए। कारण क्या है कि सेमी कंडक्टर की हम बात करते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, टैब हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उन सब में सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। और भारत में अगर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होगा, एक तो हमें ये होगा कि हमको विदेशों पे जो हमारी निर्भरता है वो समाप्त हो जाएगी, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है कि जो हमारी कॉस्टिंग बहुत महंगी आती है एक लैपटॉप की, फोन की, वो लगभग अगर हम बात करते हैं हमारे मंत्री जी की, तो उनका कहना ये था कि अगर सेमीकंडक्टर भारत में बनने लग जाएंगे तो वो जो आपका प्रोडक्ट है वो लगभग आपका 1/3 हो जाएगा। यानी कि कोई चीज अगर आपकी 1 लाख की आती थी तो वो 35-40 हजार में आपकी आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे सीधा सीधा भारतीयों को क्या होगा, लाभ होगा। दूसरा भी आपने जैसे कहा, स्टार्टिंग में ही कहा कि ये पहली हमारी क्या होगी, शिखर वार्ता होगी। हाल के दिनों में क्या हुआ है कि अभी जो चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर होने लगे हैं, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ संबंध हमारे थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, तो इसको लेकर जापान थोड़ा चिंतित रहा है।
और जापान चिंतित क्यों रहा है? जापान को ये लग रहा है कि अब वो भारत को एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखता था अगेंस्ट ऑफ चाइना, कि अगर कल को चाइना का एग्रेशन जापान की ओर होगा तो हमेशा ये समझता था जापान कि हम भारत की मदद से क्या करेंगे, अपने आप को मेंटेन करेंगे, अपनी सुरक्षा को लेकर हम आश्वस्त होंगे। लेकिन हाल के दिनों में जापान की चिंताएं बढ़ी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका संबंध खराब हो जाए और भारत पूर्ण रूप से चाइना के साथ, तो ऐसे में अगर चीन और जापान के बीच में किसी भी तरह का टकराव होता है तो भारत की जो प्रतिबद्धता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि जापान इस बार कुछ बड़े ऑफर हमको दे सकता है, बड़े प्रस्ताव हमको दे सकता है, और बड़ी बातों की क्या कर सकता है, शुरुआत कर सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि पहले जापान फिर चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह के जो स्टेप्स लिए जाते हैं, पोस्टर्स होते हैं, ये भी बड़े मायने करते हैं हर्षा जी। अगर आप पहले जापान को चूज किया फिर आप चीन जा रहे हैं, तो ये स्पष्ट संदेश है चीन को भी और जापान को भी कि पहले तुम बाद में तुम। हालांकि चीन के साथ संबंध के आपके स्पष्ट हो रहे हैं, बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी जापान को प्राथमिकता दी। ये इस स्टेप से हमको क्या है, स्पष्ट रूप से दिख जा रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भारत और जापान के बीच में संबंध और आगे बढ़ेंगे, हम्म। और आगे बढ़ने के साथ साथ जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो बड़ी मात्रा में जापान की ओर से वो और बढ़ेगा। बात होगी सेमीकंडक्टर्स की, बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बात होगी। और जापान के साथ जिस प्रकार का हम लोग सुरक्षा को लेकर, चाहे वो सिक्योरिटी हम लोग बात करें, मैरी टाइम सिक्योरिटी को लेकर या अन्य और इंटरेस्टिंग बात आपने अगर देखी हो तो मोदी जी का जो विजिट है वो जापान की जो प्रांतीय सरकार है वहां भी उनकी विजिट होगी। 2 दिन की व्यवस्था में वो वहां पर कई सारे जो प्रांत है जापान के वहां भी आपका विजिट करेंगे। तो ये दिखाता है कि किसी देश के अंदरूनी कितने रिलेशंस हैं, आंतरिक कितने संबंध हैं, कि अगर प्रांतीय सरकारों से भी मिलने का मौका प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलता है तो ये वाकई में क्या है, एक बेहतरीन संबंध की ओर दिखाता है जी। बिल्कुल, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो एआई हो, ऐसे तमाम मुद्दे जिसको लेकर जापान में बातचीत देखने को मिलेगी और कई समझौते भी हो सकते हैं। निपुण जी, जिस तरीके से आपने चाइना का भी जिक्र किया और आपने ये साफ बताया कि पहले जापान फिर चाइना, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी उनकी तरफ से कन्वे किया जा रहा है। चाइना के विदेश मंत्री भी कुछ दिन पहले भारत आए हुए थे और जो तो थोड़ी बहुत तल्खियां थी वो अब कम होती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या लगता है इस यात्रा को, ये चीन की यात्रा को कुछ उस तरीके से भी देखा जा सकता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, चीन की यात्रा जो एससीओ की समिट हो रही है, उस समिट में पीएम मोदी का जाना, और ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चीन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी टैरिफ का मुद्दा भी उठाएंगे। और ये बात मुझे कंफर्म हो कि पाकिस्तान का जो आतंकवाद का मुद्दा है वो भी उठेगा, कि पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि एससीओ के मंच को भारत एक यूज कर सकता है टैरिफ के अगेंस्ट बोलने के लिए, यानी कि टैरिफ पर जिस प्रकार से अमेरिका का चल रहा है, तो और ज्यादा एकजुटता। और दूसरा क्या है कि जब हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज को देखते हैं एससीओ के अंदर, या और कंट्री ईरान वगैरह सब कंट्रीज के अंदर मेंबर बन जाते हैं, तो यहाँ पर हमको एक क्षेत्रीय सहयोग का मंच हमको एससीओ दिखाई देता है। तो जो रीजनल कोऑपरेशन है वो भी क्या होगा, बढ़ाने की ओर भारत प्रयास करेगा। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि जापान और चीन, पहले जापान और फिर चीन, तो जापान हमारे यहाँ पर जो प्रमुख निवेशकर्ता देश हैं, और खासतौर से अगर आप देखेंगे हर्षिता जी, तो हम देखेंगे इधर हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में जितनी बड़ी भूमिका जापान ने निभाई है, उतना किसी ने वहां पर निवेश नहीं किया जितना जापान ने किया है। जबकि वहां की स्थिति बड़ी विषम स्थिति थी। तो आप देख सकते हैं कि जापान हमारे लिए कितना, और अपनी बुलेट ट्रेन की आपने बात कही, और हम जानते हैं कि जो मुंबई को लेकर हमारी जो बुलेट ट्रेन की बात है, वो और आगे उसको क्या सहयोग बनाया जा सकता है, जो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन है उसको और कैसे स्ट्रॉन्ग किया सकता है, कैसे मजबूत किया सकता है, उस पर भी हमारी क्या होंगी, बातचीत होंगी, यानी कि हमारी डिस्कशन होंगी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों देशों के बीच में, भारत और जापान के बीच में, भारत और चीन के बीच में संबंधों के जो नए आयाम बन रहे हैं, उन नए आयामों को लेकर या नए इक्वेशंस को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। और अभी जैसे मैंने कहा कि जापान बहुत चिंतित है कि चीन के साथ जो हवाई नजदीकियां बढ़ रही है, तो उसको लेकर भी जापान को कहीं ना कहीं भारत की ओर से आश्वस्त करने का प्रयास होगा कि देखिए, बदलते परिदृश्य में आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन मूलभूत मुद्दे तो हमारे चुके तू हैं। भाई आप देखें, जो एलएसी का मुद्दा है, यानी कि जो बॉर्डर का सीमांकन का मुद्दा है, ये तो पुराना जो गलवान से पहले जो हमारे संबंध जैसे थे वैसे को रिवाइव करने का प्रयास है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो परमानेंट नहीं हो रहा है ना, जब तक बॉर्डर आपका, चीन ये ना कहते कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हमारा कोई दावा नहीं है,
उत्तराखंड की सीमाओं पर हमारा कोई दावा नहीं है, अक्साई चीन हमने गलती से कर लिया था, हम वापस दे रहे हैं भारत को, तब स्थायी समाधान होगा, उससे पहले स्थायी समाधान नहीं होगा। जबकि जापान के साथ हमारे इस प्रकार के कोई भी टकराव नहीं है। मकसद अब यही है जापान के साथ कि जापान का इन्वेस्टमेंट जो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। अब इसको 10 ट्रिलियन तक कैसे ले जाया जाए उस पर चर्चा होगी। सेमीकंडक्टर पर चर्चा होगी, एआई पर चर्चा होगी, बुलेट ट्रेन पर चर्चा होगी, सिक्योरिटी को लेकर चर्चा होगी। उन सबको हम जापान के साथ भी देखेंगे। जी बिल्कुल, अर्षद जी। बिल्कुल। निपुण जी, जैसे कि आपने भी ज़िक्र किया, पाकिस्तान को लेकर भी चाइना से बातचीत होगी, तो सीपेक 2 भी स्टार्ट होने वाला है चाइना और पाकिस्तान का। क्या लगता है उसकी बात भी छिड़ सकती है? कुछ इम्पैक्ट उस डील पर देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सीपैक पे भारत ने विरोध दर्ज करा दिया है, और भारत ने पहले विरोध दर्ज कराया है, आगे भी विरोध दर्ज कराएंगे। लेकिन इस तरह के टॉक्स में हम जो बात करते हैं वो यही बात होगी कि एक दूसरे की संप्रभुता का, एक दूसरे की संवेदनशीलता का, एक दूसरे की अखंडता का प्रत्येक राष्ट्र सम्मान करे, इस तरह की बात होगी। लेकिन खास तौर से सीपैक के लिए हम बात करें, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बातचीत होगी। उसका रीजन देखिए, चीन ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पाकिस्तान में कर दिया है, कर चुके हैं। और होता क्या है, जब इस प्रकार के मुद्दे में डिस्कशन होता है तो पहले होता ये है कि जो आपका विदेश मंत्री लेवल की बात हो, सेक्रेटरी लेवल की बातें हो, पहले उनकी बातें होती है, उसके बाद फिर बड़े नेताओं के बीच में इस तरह के मुद्दे जो है डिस्कशन का विषय होते हैं। अभी तो ये हो सकता है कि पीएम मोदी बस इतना कह सकते हैं कि भाई, अगर हम दोनों देश एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करें, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें, एक दूसरे की संवेदनशीलता का सम्मान करें, तो नजदीकियां अच्छी हो सकती है, संबंध बेहतर हो सकते हैं, और विश्व को हम एक बेहतर लोकतांत्रिक बनाने के साथ साथ उसको एक डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में ला सकते हैं। और ये बात निश्चित रूप से रशीदा जी आप देख ही रही है कि जिस प्रकार से हम लोग लगातार एक डेवलप इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। तो विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए हमको किसी भी तरह के विवाद की आवश्यकता नहीं है। हमें जरूरत क्या है कि जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं, जितने हमारे विवाद हैं, उन सब का क्या हो समाधान, उनका सबका सोल्यूशन हो। और जापान को हम उस विकसित भारत में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में लेके चल रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे थे, सेमीकंडक्टर एक विकसित भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। एआई तो बाद की बात है, पहले सेमीकंडक्टर तो हो, ताकि हमारे भारतीयों को सस्ते फोन मिल सके, सस्ते लैपटॉप, सस्ते सब चीजें अवेलेबल हो सके। अगर आज भी हम विदेशी लैपटॉप पर निर्भर हैं तो कैसे हम विकसित बन पाएंगे? जापान उसमें महत्वपूर्ण खनिजों की हम बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, दूरसंचार की बात करते हैं, और एक ऊर्जा। एक मैं इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, जापान को हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में बूढ़ों का देश। जापान की आज जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ों की जनसंख्या है, और बूढ़ों की जनसंख्या में क्या है कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है किसकी, आपकी यूथ की, वर्किंग जो कहते हैं ना, जो एसेट होती है वर्किंग, जो पॉपुलेशन होती है उसकी। तो इंडिया उसमें भी जापान को क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। और ऊर्जा के जो नए नए सोर्सेज जापान ने ढूंढे वो भारत को दे सकता है। तो आप देखिए, इस यात्रा को मैं एक विकसित भारत का जो हमारा स्वप्न है उसकी ओर बढ़ते हुए देख रहा हूँ। खासतौर से मैं उत्साहित हूँ जापान को लेकर कि जापान के साथ हमारी क्या नई डील होने वाली है, क्या नए समझौते होने वाले हैं, और किस प्रकार की नई चीजें हमारे सामने आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि जापान के विदेश मंत्री का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी आया था कि जिस प्रकार से अमेरिका टैरिफ भारत के ऊपर लगा रहा है, हम्म। इसको लेकर हम चिंतित भी हैं। लेकिन साथ में जो भारत और चीन की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भी क्या है कि विश्व में एक अलग तरह के संकेत को हमको दिखा रही है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जापान क्या था, चिंतित था। तो कहा नहीं, लेकिन वो बातों पर स्पष्ट हो जाता है किस प्रकार की उनकी चिंता उनके मन में थी। तो वो चिंता दूर होगी तो और ज्यादा क्या होगा, देखिए क्या होता, संदेह आता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहा जाता है कि संदेह आता है तो इस तरह की यात्राएं जो होती हैं उन संदेह को दूर कर कर और संबंधों को प्रगाढ़ करती है। चीन के लिए भी यही बात है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पाकिस्तान की टेररिज्म को लेकर तो खुलकर पीएम मोदी बोलेंगे, लेकिन सीपैक को लेकर बहुत ओपनली बोलने वाले नहीं है। उसके लिए विस्तृत नहीं बोला जाएगा। जी अर्षद जी। बिल्कुल, यहाँ पर बैठक के इतर भी तमाम बातें हो सकती हैं। जिस तरीके से आपने बताया, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन किस तरीके से पीएम मोदी का ये दौरा अहम है ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जापान 68 बिलियन डॉलर निवेश का ऐलान कर सकता है। दोनों ही देश 2008 के संयुक्त सुरक्षा सहयोग अपग्रेड करने का ऐलान कर सकता है। वहीं भारत जापान के बीच रक्षा और रक्षा नीतिक सहयोग को गहरा होगा।
वहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने पर जोर दिया जा सकता है और सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेयर मिनरल पर भी ऐलान किया जा सकता है। मोदी और इशिबा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा करेंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में E10 सीरीज बुलेट ट्रेन पर चर्चा होगी। E10 सीरीज भूकंप रोधी और ड्राइवरलेस तकनीक से लैस है, यानी कि ये तमाम मुद्दे, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ये चर्चा हो सकती है, ये तमाम योजनाएं हैं जिसको लेकर समझौता भी हो सकता है। ऐसे में ये तो रही जापान के दौरे की बात, लेकिन इसके अलावा चीन में जो SCO की बैठक होने वाली है निपुण जी, इससे पहले हमने देखा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए नजर आए थे। इस बार की SCO बैठक और कितनी खास हो सकती है? हाँ, देखिए क्या है कि जो पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का जो रुख रहा है, उसको लेकर चीन भी चिंतित है। अब देखिए जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप एकदम से पाकिस्तान को सपोर्ट करने में लग गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद क्या था कि आपका सपोर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं, और देखिए बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने ऑफर दिया है किसको, आपका अमेरिका को, कि आप आइए और हमारे यहाँ पर क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चीन चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको दोनों को बलूचिस्तान में क्या उलझा ना दे। उधर क्या होगा, अमेरिका चाहेगा कि बलूचिस्तान की रिसोर्सेज हम लेकर जाएं, उधर चीन जो है उसका प्रयास है कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे हों, और खास तौर से वहां पे जो बलूची है, यानी कि जो BLA है, BLF है, वो चाहते हैं कि ये देश को ले जाना पाए। तो एक टकराव की गुंजाइश बनती है, और चीन इसको लेकर बड़ा चिंतित है कि अमेरिका की इस प्रकार से एंट्री के बाद, क्योंकि देखिए चीन तब एंट्री करता है जब 2012 में अमेरिका जो है पाकिस्तान को अकेला छोड़ देता है ओसामा बिन लादेन के बाद। यानी कि बिल्कुल। जो आपका 2.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर की जो सहायता अमेरिका की ओर से दी जाती थी, किसको, पाकिस्तान को देनी जब बंद कर देता है, तो उसके बाद क्या था कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। लेकिन अब दोबारा उसी ओर संबंध जाने से तो चीन के लिए बड़ा चिंता का विषय बन जाता है कि यहाँ पर स्थिति क्या होगी। अब SCO की जो समिट है, SCO की समिट में केवल आपका चीन ही नहीं, भारत ही नहीं, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये सब इसके मेंबर हैं। तो ऐसे में होता ये है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट चीन बहुत बड़ा स्टैंड लेने से डरेगा, यानी कि इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट देने से डरेगा। हम लोग आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि चीन की ओर से कोई बहुत बड़ा बयान जो है पाकिस्तान को लेकर आने वाला है, या पाकिस्तान को लेकर भारत की जो नीति है उस पर बिल्कुल। भारत के साथ में क्या पाकिस्तान कुछ घेरने वाला है। मुझे इसलिए नहीं लगता, कि मैंने कहा जैसे अमेरिका को लेकर जिस प्रकार के संबंध बने हैं, तो चीन कहीं ना कहीं कोशिशें करेगा कि उसके संबंध जो है पाकिस्तान से बेटर रहे, और पाकिस्तान जो है वो क्या रहे, चीन का पिछले को बना रहे। तो मैं उसको लेकर बिल्कुल। बहुत होप लेकर नहीं लेके चल रहा हूँ चीन को लेकर कि चीन पाकिस्तान को कुछ बोलने वाला है। बिल्कुल देखना होगा चीन का क्या रुख रहता है, क्या कुछ डील्स इस पूरे यात्रा में देखने को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।